हेलो बच्चों, वेलकम टू ई सरल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी की यदि बात करें तो नीट में सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चों, मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी की एनसीईआरटी एक होली बुक की तरह है बच्चों, एक धार्मिक ग्रंथ की तरह है। इसी को कुरान, इसी को बाइबल, इसी को गीता हमें मानकर चलना है यदि हमें बायोलॉजी के अंदर स्कोर करना है और नीट में सिलेक्शन चाहिए तो। आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, मोर देन 80 क्वेश्चंस तो बच्चों सीधे के सीधे एनसीईआरटी से उठकर आते हैं। कुछ 5, 7, 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम कह सकते हैं कि आउटसाइड द एनसीईआरटी होते हैं या ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, जहां पर हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत होती है। और ऐसा बच्चों हर चैप्टर या हर टॉपिक के अंदर नहीं होता। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां पर बियॉन्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, जब मोर देन 80 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो एनसीईआरटी की तो बच्चों हर लाइन हमें अच्छे से समझी हुई और याद भी होनी चाहिए। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा बच्चों। मैंने देखा है कि ज़्यादातर नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि बायोलॉजी एनसीईआरटी तो क्या है भाई, हम रट लेंगे, है ना। वो बार बार पढ़ते भी हैं, रट्टा भी मारते हैं, और फिर भी बच्चों अल्टीमेटली यही होता है कि 300 नंबर भी नहीं आ पाते 360 में से बायोलॉजी में। और उसका रीज़न ये होता है कि आपने प्योरली रट्टा मारा। बच्चों, रट्टा मारना है, मना नहीं कर रहा, क्योंकि बायोलॉजी में तो आपको चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी। लर्निंग इज अ मस्ट इन बायोलॉजी। लेकिन जो लर्न करी है चीज़ बायोलॉजी में वो तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगी, एग्जाम में तभी याद आएगी जब आपने पहले उन चीज़ों को समझा था कंसेप्चुअली, और फिर उसके बाद लर्न किया हो बच्चों, और फिर बार बार रिवाइज किया हो। और बार बार बच्चों की तरफ से भी ये डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ ऐसा कुछ लाइए जिससे हमारी एनसीईआरटी के ऊपर कमांड, बायोलॉजी के ऊपर कमांड स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमें बायोलॉजी की चिंता ना करनी पड़े, ये ना सोचना पड़े कि एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाहर से क्या पढ़ना है। और बच्चों, क्योंकि ई सरल ने हमेशा यही कोशिश करी है कि जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उनके सिलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी चाहिए आपको, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर सकें। और एक बार फिर बच्चों की ही डिमांड पे और बच्चों के फ़ायदे के लिए कि हर बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, हम आपके लिए बायोलॉजी में बच्चों लेकर आए हैं संपूर्ण बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें नीट बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, हर एक लाइन को हम देखेंगे, हर एक टर्म को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ भी जरूरी होगा, जहाँ पर भी क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी आ सकता है, उसको भी हम एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कवर करेंगे। ये भी मार्क करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट क्या है। और बच्चों, अल्टीमेटली जो मार्क्ड पीडीएफ होगी, ये मार्क्ड पीडीएफ भी आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में ई सरल ऐप पे मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर डायरेक्टली पढ़ सकते हो बच्चों। तो सब कुछ पक्का पकाया आपको दे रहे हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ सीरीज को फॉलो करना है। हर एक चैप्टर को, हर एक लेक्चर को जब आपको डिलीवर किया जा रहा है तो उसको अच्छे से देखें, समझें, फिर याद करें बच्चों, तो डेफिनेटली आपका नीट में सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, इस सीरीज का जो पहला चैप्टर है वो हम लेकर आए ह्यूमन फिजियोलॉजी से। क्यों ह्यूमन फिजियोलॉजी को हमने पहले लिया है? क्योंकि बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिसकी ज़्यादातर चैप्टर्स के बारे में आप अपनी 9th और 10th क्लास में भी पढ़ते हो और काफ़ी हद तक कनेक्टेड होते हो। तो क्योंकि अभी हम इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो एक हम टेम्पो हमारा एक एडजस्ट हो जाए, हम एक स्पीड में आ जाएं, तो वहाँ तक ज़रूरी है कि हम उन चैप्टर से स्टार्ट करें जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हों, ताकि अपनी एक स्पीड पकड़ने में आपको दिक्कत नहीं हो बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सारे चैप्टर्स आ जाएंगे जहाँ पर आपको दिक्कत भी आती है। ठीक, लेकिन तब तक आपके जो माइंड का टेम्परामेंट है वो इस सीरीज़ के साथ सेट हो चुका होगा और फिर आपको चीज़ों को ग्रैस्प करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहला चैप्टर इस सीरीज का, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर बच्चों कौन सा चैप्टर दे रखा है? चैप्टर 17। ठीक है,
क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इन जनरल क्या बोलते हैं हम इसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग क्या होता है बच्चों? द एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बच्चों हम सांस अंदर खींचते हैं, इनहेलेशन करते हैं, इंस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, और फिर सांस बाहर छोड़ते हैं जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं बच्चों, एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी बाहर की जो एटमॉस्फेयर है उसमें से फ्रेश एयर तो अंदर लेते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और फिर बच्चों जो एक्सहेल्ड एयर होती है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं उसमें CO2 ज़्यादा होती है। तो एटमॉस्फेयर के साथ जो एक्सचेंज होता है बच्चों उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे ही हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, और ये एक्ट क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि जब ब्रीदिंग का एक्ट परफॉर्म होता है तभी तो जो फ्रेश एयर है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो हमारे लंग्स तक जाती है, और फिर वहां से बच्चों उसका एक्सचेंज होता है विद आवर ब्लड। तो हमारे लंग्स में से जो ऑक्सीजन है वो तो ब्लड में जाती है, और हमारी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको वही ब्लड हमारे लंग्स तक लेकर आ जाता है। तो होता क्या है बच्चों? एट द लेवल ऑफ लंग्स, लंग्स में से तो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आएगी, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल्ड एयर के साथ बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बच्चों, एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो तभी हो पाएगा बच्चों जब ब्रीदिंग हो, जो फ्रेश एयर है वो लंग्स तक पहुंचे, तभी तो फिर ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया जाएगा विद द ब्लड, और फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर सेल्स तक जाएगा और वहां पर भी देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेल्स में रेस्पिरेशन का एक्ट होता है बच्चों लगातार, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि यदि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो देयर विल बी द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल्स। जैसे ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, तो सेल्स के लेवल पे भी क्या होगा बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ब्रीदिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें हर एक लाइन देखनी है, फिर कौन सी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है, ये सारी चीजें हम मार्क करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, as you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. तो अभी जैसा मैंने आपको बोला था बच्चों, क्या होता है, हमें यदि सर्वाइव करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करना है, तो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जितनी भी सेल्स है, लिविंग सेल्स है, उन सबका लगातार काम करते रहना जरूरी है। हमारे बॉडी सिस्टम्स का, हमारी बॉडी ऑर्गन्स का काम करते रहना जरूरी है बच्चों। और यदि इन सभी चीज़ों का, सेल्स का, ऑर्गन्स का, सिस्टम्स का काम करते रहना जरूरी है, तो इस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है बच्चों हमारी सेल्स के अंदर? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअली जब हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं बच्चों, तो रेस्पिरेशन की जो ट्रू डेफिनेशन है वो तो यही है, क्या? ऑक्सीडेशन of organic molecules inside the cells for the production of energy। ठीक है बच्चों, इसमें जो मेन सबस्ट्रेट होता है, जो प्राइमरी सब्सटेंस होता है जिसको प्रेफर करती है हमारी सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएं तो फिर सेकंड नंबर पे हमारी सेल्स किसको यूज करती है बच्चों? फैटी एसिड्स, लिपिड्स, फैट्स। वो भी हो जाए तो फिर बच्चों प्रोटीन्स का नंबर आता है, जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, सो ये जो एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है ये जरूरी होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पर, वो कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों हमारी सेल्स के अंदर वो दो तरह का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में ही एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन एरोबिक में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ज़्यादा होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसमें कम होती है बच्चों। दोनों में ही ऑक्सीडेशन तो होगा, किसका? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इसकी मदद से। ठीक, यदि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन यूज होगी, एनएरोबिक है तो ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। तो यहां पर एक चीज हमने शुरुआत में ही क्या समझ लिया, क्वेश्चन ये बन गया बच्चों हमारा। कौन सा क्वेश्चन बन गया कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। जो डिटेल है वो आप रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो बच्चों। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, एनएरोबिक में नहीं हो रहा। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनएरोबिक में कम होती है।
और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके लिए ऑक्सीजन का सेल्स तक पहुंचना जरूरी है, और ये ऑक्सीजन सेल्स तक तभी पहुंचेगी जब हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रीदिंग करेंगे। आगे बात समझ में। कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above catabolic reactions। तो बच्चों क्या होता है, जब हमारी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अभी मैंने बोला था जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में ब्रेक डाउन होता है बच्चों, इन रेस्पिरेशन, CO2 एंड H2O। जब उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ऑक्सीडेशन होगा, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, और एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। ठीक है, ये जो CO2 है, अब यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए। यदि हमारी सेल्स और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो हमें नुकसान होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है, ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना जरूरी था। और ये जो दोनों काम है, ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, CO2 को बाहर निकालना, कौन करता है बच्चों, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इट इज देयरफॉर evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out, जैसा मैंने अभी आपको बोला बच्चों। This process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration। तो बच्चों यहां से हमें हमारी पहली डेफिनेशन मिल गई। क्या डेफिनेशन मिल गई है, What is breathing? The process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration। ठीक है, तो बच्चों ब्रीदिंग क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the cells is called breathing। ठीक, जो CO2 हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर निकालना, एटमॉस्फेयर में दे देना और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेना, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ क्या लिखा है कि इट इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो बच्चों यहाँ पर अब फिर से ध्यान देना है, एनसीईआरटी ने तो कह दिया कि ब्रीदिंग को हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो कॉमनली ही कहते हैं बच्चों। लेकिन हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जैक्टली दोनों आइडेंटिकल नहीं होते। रेस्पिरेशन का ट्रू सेंस क्या होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन बच्चों कई बार हम क्या करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, कहां से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हम बाहर से अंदर हवा लेते हैं, कहां तक, जब सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है और वहां पर ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को भी हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और जब हम रेस्पिरेशन को इस ब्रॉड सेंस में काम में लेते हैं, एज ए ब्रॉड टर्म यूज करते हैं बच्चों, तो फिर वहां पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एग्जैक्टली सेम नहीं है। वहां पर क्या डिफरेंस है, ब्रीदिंग इज अ सब पार्ट और अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, इसका एक भाग है बस ब्रीदिंग। तो बच्चों जब हम रेस्पिरेशन को एज ए ब्रॉड टर्म यूज करते हैं तो हम रेस्पिरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आगे बच्चों बात समझ में, तो ये चीज हम नोट कर लेंगे। यहां पर क्या नोट करना है बच्चों हमें, कि जब हम ब्रीदिंग को एज अ सब पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन मान रहे हैं, या हम रेस्पिरेशन को क्या मान रहे हैं बच्चों, एक ब्रॉड टर्म के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इस रेस्पिरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नोट्स बना लेंगे, एडिशनल हो गया, ये एनसीईआरटी के बाहर का हो गया बच्चों। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन, और तीसरा बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इन सब में क्या क्या आता है एनसीईआरटी ने आगे मेंशन कर रखा है, लेकिन क्योंकि शुरुआत में हमें ये देखना जरूरी था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो हमने एक बार यहाँ पर नोट डाल लिया। अब हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम इसे भूलेंगे नहीं। जब एनसीईआरटी पर्टिकुलरली इस बारे में बात करेगी तो फिर इसको हम फिर से रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर इसने क्या बता रखा है, Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. तो बच्चों ये जो पार्ट है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको आप कट कर सकते हो, मार्क करके
कट कर देते हैं। जब आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ तो वहां पर आपको एक कट मिलेगा। इसका मतलब जब आप रिवीजन करेंगे तो ये लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर सबसे पहले किसकी बात हुई है बच्चों? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात हुई है। ठीक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हो जाएगी बच्चों कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर वो कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन बच्चों में बात कर रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है यहाँ पर, जब वो रेस्पिरेशन वर्ड यूज़ कर रही है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्ड यूज़ कर रही है तो पर्टिकुलरली वो ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में बात कर रही है कि एटमॉस्फेयर के साथ एयर के एक्सचेंज में जो ऑर्गन्स मदद करती है दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हम ब्रीदिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, अभी आगे देखने को मिल भी जाएगा अपने को। Mechanisms of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and levels of organization। अब यहाँ पर जो important terms हैं बच्चों वो हम मार्क कर लेते हैं कि जो mechanism of breathing है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? habitats and levels of organization के ऊपर। ठीक है, तो क्या कह रही है ये लाइन कि किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीद करेगा, किस तरह से वो एटमॉस्फेयर के साथ एयर का एक्सचेंज करेगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ रहता है। ठीक है, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एनिमल किंगडम में पढ़ते हो। एनिमल किंगडम में हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, जैसे हम बात करें स्पॉन्जेस की, सिंपलेस्ट एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल किंगडम का, दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूँ बच्चों में। और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे अंदर भी मिलता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में बच्चों। ठीक है, तो कोई प्रिमिटिव एनिमल है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाला एनिमल है, तो वहां पर ब्रीदिंग का मोड कुछ अलग होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग होगा। यूजुअली जो सिंपल एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, तो वहां पर हैबिटेट का भी इंपैक्ट आएगा। हमारी बात करें, हम लंग्स की मदद से ब्रीदिंग करते हैं, तो क्यों? क्योंकि हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में आ जाते हैं। हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जिसकी वजह से हम लंग्स की मदद से ब्रीदिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन सा ऑर्गन सुटेबल है बच्चों? लंग्स सुटेबल है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया आपका, पूछ सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो अलग अलग होता है, किस पे डिपेंड करता है? उनके हैबिटेट्स पे और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक, फिर लोअर यानी कि सिंपल एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स बच्चों, जो फाइलम कॉर्डेटा है, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसमें हम भी आते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, एनिमल किंगडम रिवाइज करवा रहा हूं साथ के साथ। ठीक है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों, उनमें वो सारे कोर्डेट्स आ जाते हैं जिनमें जो नोटोकोड होती है, जो कि कोर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। इन सबको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और उनको छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं नीचे के, वो सब कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और जो शुरुआती फाइलम है बच्चों एनिमल किंगडम के, जैसे स्पॉन्जेस हैं, जैसे सिलेंट्रेट्स हैं, जैसे टीनोफोर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं बच्चों। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, flatworms etc. exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface। ठीक है, तो अब यहां पर क्या याद रखना है बच्चों हमें कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, ये सब आगे इसमें यहां तक फ्लैटवर्म्स तक जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर हो रहा है, वो किसकी मदद से हो रहा है? कौन से प्रोसेस से बच्चों? बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस के थ्रू CO2 को तो बाहर डिफ्यूज कर देते हैं, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही बाहर से ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस मार्क कर लिया अपन ने। फिर आगे देखते हैं क्या कहती है बच्चों एनसीईआरटी। अर्थवर्म्स की बात करिए, कौन से फाइलम में आते हैं? एनेलिडा में। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स की बात करिए बच्चों, हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड एज ट्रेकियल ट्यूब्स
टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो बच्चों यहाँ पर फिर दो फाइलम की बात हो गई। कौन कौन से फाइलम की? एक तो फाइलम एनेलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है। बच्चों जो अर्थवर्म्स होते हैं, अब इसमें हम क्या मार्क कर लेंगे, जो अर्थवर्म होता है इसकी जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस होती है बच्चों, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो मॉइस्ट होती है, ठीक है। और इसकी मदद से अर्थवर्म डिफ्यूजन ऑफ एयर करता है, गैसेस करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है विद द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर भी है तो बाय डिफ्यूजन ही, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट क्यूटिकल। क्वेश्चन क्या बनेगा, अर्थवर्म में किसकी मदद से ब्रीदिंग होती है? विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करी है, जिसके अंदर सबसे बड़ी क्लास होती है बच्चों इंसेक्ट्स की। मॉस्किटो, कॉकरोच, फ्लाइज सब इसके अंदर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर अच्छे से मार्क कर लो। इट इज विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकियल ट्यूब्स। और ये ट्रेकियल ट्यूब्स क्या करती है? दे ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो बच्चों इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है। तो शॉर्ट में समझने के लिए बच्चों यहां पर हम एक कॉकरोच बना लेते हैं। मान लेना कि भाई ये कॉकरोच है ना, सपोज कर लेना चाहिए कभी कभार, चाहे लगे या नहीं लगे, ठीक। ये कॉकरोच है भाई, ठीक। अब ये जो कॉकरोच का एब्डोमेन वाला पार्ट है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ होल्स होते हैं, थोरेक्स पे भी होते हैं, अभी हम सिर्फ बॉडी बोल लेते हैं। तो बच्चों इसकी बॉडी के ऊपर कुछ होल्स होते हैं, कुल मिलाकर 10 पेयर्स ऑफ होल्स होते हैं बच्चों। इनको हम कहते हैं स्पायरेकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों इन होल्स को? हम स्पायरेकल्स, ठीक है। इन होल्स की मदद से बाहर की हवा अंदर जा सकती है, चली गई। अब बच्चों इन होल्स के अंदर की तरफ क्या होता है, बॉडी के अंदर ये कंटिन्यू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ट्यूब्स। और ये ट्यूब्स क्या कहलाती है बच्चों? ट्रेकियल ट्यूब्स। किसकी बनी होती है बच्चों? काइटिन की। काइटिन क्या? एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक हार्ड मटेरियल होता है। और हर ट्यूब आगे चल के बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी बच्चों। और अल्टीमेटली ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स का नेटवर्क है बच्चों, छोटी छोटी ब्रांचेस बनेगी, ये इस कॉकरोच की हर सेल तक पहुंच जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाहर से जो हवा अंदर जा रही है वो इस ट्रेकियल ट्यूब्स के नेटवर्क के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। तो बाहर की हवा डायरेक्टली हर सेल तक जा रही है बच्चों। इस तरह से इंसेक्ट्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? डायरेक्ट रेस्पिरेशन। एक नया टर्म यहां पर ऐड कर दिया है जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है बच्चों। तो यहीं पर अपन ऐड कर लेंगे कि रेस्पिरेशन को हमने एक तो एरोबिक एनेरोबिक बोला था बच्चों, एक और यहां पर अपन रेस्पिरेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? दो में, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। डायरेक्ट के एग्जांपल में आप याद रख लो बच्चों इंसेक्ट्स। ये पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट्स में क्या मिलता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलता है। और इनडायरेक्ट में आप याद रख लो बच्चों हम खुद, ह्यूमंस। इतना बहुत है, इससे आपको याद रहेगा डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है बच्चों। क्या हमारे अंदर बाहर की हवा डायरेक्टली हर सेल तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है ना बच्चों। बाहर की हवा कहां तक जा सकती है डायरेक्टली? हमारे सिर्फ लंग्स तक। फिर वहां तो उसका एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ? ब्लड के साथ बच्चों, ठीक है। फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है सेल्स तक। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे अंदर एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो डायरेक्टली हर सेल तक नहीं पहुंचती। उसको पहुंचाने में दो चीजें मदद कर रही है, एक तो ब्रीदिंग ऑर्गन दैट इज लंग्स, और दूसरा बच्चों एक ट्रांसपोर्ट मीडियम दैट इज आवर ब्लड, ठीक है। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें जो एयर है, जो रिक्वायर्ड गैस है दैट इज ऑक्सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वो डायरेक्टली हर सेल तक नहीं पहुंचती फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन बीच में कोई मीडियम होता है, कोई ब्रीदिंग ऑर्गन होती है जो उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करती है। तो उसको हम कहते हैं बच्चों इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, जो कि यूजुअली हायर एनिमल्स में मिलता है। लोअर एनिमल्स में जैसे हमने बात करी थी बच्चों स्पॉन्जेस की, सिलेंट्रेट्स की, टीनोफोर्स की, फ्लैटवर्म्स की, ये डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं विद द एटमॉस्फेयर। हर सेल डायरेक्टली जो ऑक्सीजन चाहिए वो एटमॉस्फेयर से ले लेती है और CO2 को बाहर रिलीज कर देती है। इसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर भी डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि उनमें ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स है इनका नेटवर्क होता है जो बाहर की हवा को उनकी हर सेल तक लेकर जाती हैं, ठीक। तो इंसेक्ट्स मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के नीचे की जो अभी हमने पढ़ा था बच्चों अर्थवर्म्स तक, वहां तक तो ठीक है डायरेक्ट दिख रहा है हमें पता है, लेकिन जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है जिसको इंसेक्ट बिलोंग करते हैं,
इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में बच्चों इंसेक्ट्स में आपको डायरेक्ट रेस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं लाइक क्रस्टेशिया, जिसमें एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स आते हैं बच्चों, लाइक प्रॉन्स, ठीक है, इसके अलावा क्लास एरेक्निडा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर स्पाइडर आता है, स्कॉर्पियन आता है बच्चों, उनमें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उनके पास मीडियम भी होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिल्स एंड बुक लंग्स। ये आप पढ़ते हो बच्चों एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कहती है एनसीईआरटी आगे, स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, जिसको हम कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। आ गया यहां पर, वेयर इज वास्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, लंग्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां पर अब क्या मार्क करना है बच्चों अपने को, एक तो गिल्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, दूसरा हमें क्या मार्क करना है, लंग्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तीसरा वर्ड जो हमें यूज करना है यहां पर वो है बच्चों वास्कुलराइज, जिसको याद करके रखना है, बार बार यूज होगा कि कैसे स्ट्रक्चर से गिल्स और लंग्स वास्कुलराइज्ड। वास्कुलर वर्ड हम यूज करते हैं बच्चों ब्लड के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए। तो ऐसा कोई ऑर्गन जिसमें रिच ब्लड सप्लाई है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई है, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको हम कहेंगे वास्कुलराइज्ड ऑर्गन। तो यहां पर अब एनसीईआरटी धीरे धीरे आप देखोगे बच्चों क्या ट्रेंड चल रहा है, सिंपल एनिमल्स से चालू करा, कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला सिंपल एनिमल्स के अंदर तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है बाय डिफ्यूजन, फिर जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं हम, तो अब उन्होंने कहा कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं एक्सेप्ट इंसेक्ट्स, उनके अंदर आपको गिल्स की मदद से भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जैसा भी मैंने बोला था इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो इस एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को भी मार्क कर लेते हैं बच्चों। इसके अलावा मोलस्क्स के अंदर भी, तो इन्होंने बोला है कि इंसेक्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के आर्थ्रोपोड जो कि मेनली एक्वेटिक होते हैं और मोलस्का फाइलम के अंदर वास्कुलर ऑर्गन्स जिनको हम गिल्स कहते हैं उनकी मदद से रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं बच्चों। और इसके बाद जितने भी एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं उनमें ज़्यादातर बोल रहा हूँ बच्चों अभी भी मैं, ठीक है, ज़्यादातर में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी मदद से होता है बच्चों, लंग्स की मदद से होता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये तो बात होगी बच्चों किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, जो फाइलम कोर्डेटा में आते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। जब हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ते हैं बच्चों एनिमल किंगडम में, तो वहां पर मेनली 5 ग्रुप्स की ज्यादा बात करते हैं। कौन कौन से 5 ग्रुप्स बच्चों, स्टार्टिंग विद फिशेज, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और फिर मैमल्स, ठीक है। तो इनमें क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो देख लेते हैं बच्चों। तो अमंग वर्टिब्रेट्स, अब वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं बच्चों हम, फिशेज यूज गिल्स, फिशेज के अंदर गिल्स, क्योंकि ये एक्वेटिक होती हैं, एक्सक्लूसिवली पानी में ही मिलती हैं। इसके बाद बच्चों एम्फीबियंस से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ चालू हो जाता है। पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस में डुअल मोड ऑफ लाइफ मिलता है, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। फिर उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल मोड रखते हैं, बर्ड्स टेरेस्ट्रियल मोड रखते हैं, मेमल्स में ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल मोड रखते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो चारों ग्रुप्स हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स, ये सब किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं बच्चों, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो क्या मार्क कर लेंगे हम यहाँ पर, जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें फिशेज मार्क कर लेते हैं। फिशेज के अंदर कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन, गिल्स की मदद से। और बच्चों एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स के अंदर किसकी मदद से हो रहा है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ लंग्स हो रहा है। अब यहां पर इस पूरे पैराग्राफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, उसको हम ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, तो इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे। क्या क्वेश्चन बनता है यहां पर, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, ठीक है। अभी यहां पर कुछ और हम ऐड करेंगे बच्चों, तो पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, एम्फीबिया में हमने क्या बोला, एम्फीबियंस में जो मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है कि ये अपनी स्किन, मॉइस्ट स्किन की मदद से भी रेस्पायर कर सकते हैं, मतलब ये डायरेक्टली डिफ्यूजन भी कर सकते हैं विद दी एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर 2 मोड तो ये हो गए, एक तो लंग्स की मदद से, एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस वर्ड स्किन के लिए यूज होता है, स्किन की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहे हैं, तो ये भी है।
इसके अलावा और दो मोड ऑफ रेस्पिरेशन एम्फीबियंस में मिल सकते हैं बच्चों। इनका जो लार्वल स्टेज होता है, जिसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं, जो पानी में ही रहता है, वो गिल्स की मदद से रेस्पायर करता है। और जो अडल्ट एम्फीबियन है दैट इज फ्रॉग, वो बच्चों लंग्स से कर सकता है, मॉइस्ट स्किन से कर सकता है, प्लस उसकी जो बकल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है, बकोफेरिंजियल कैविटी, ओरल कैविटी प्लस फेरिंग्स, उसकी म्यूकोजा के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है बच्चों। तो एम्फीबियंस में देयर आर 4 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो यहीं पर हम ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। एक तो मॉइस्ट स्किन, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, मॉइस्ट स्किन हो गया एक, तो दूसरा लंग्स, तीसरा किससे कर सकते हैं एम्फीबियंस, बकोफेरिंजियल कैविटी, मतलब उनकी बकल कैविटी एज वेल एज फेरिंग्स, और फोर्थ, तो ये 3 तो हो गए अडल्ट्स के, और जो फोर्थ है बच्चों वो जाएगा गिल्स, इसमें मेंशन कर देते हैं लार्वल स्टेज। तो ये क्लियर भी हो जाएगा आपको कि भाई गिल्स से तो लार्वल स्टेज में होता है, और अडल्ट्स में बाकी के 3 मेथड से होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट इज मॉइस्ट स्किन की मदद से, लंग्स की मदद से जिसको हम क्या कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और साथ में वो बकोफेरिंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है बच्चों। आया यहां तक समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे फ्रॉम दी एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी, वो सब हमने कवर कर लिया है, और जो चीजें लिखने की जरूरत थी बियॉन्ड एनसीईआरटी वो हमने यहां पर मेंशन कर ली है बच्चों, ठीक है। अब स्पेसिफिकली हम किसके ऊपर फोकस करेंगे बच्चों? अब हम सिर्फ फोकस करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको ही हम डिटेल में देखेंगे। तो जो बाकी के एनिमल्स थे उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब चीजें हमने मार्क कर ली, समझ ली, याद कर लेना। याद करने का काम आपका है, वो मेरा नहीं है, ठीक है। मैं तो याद करके डॉक्टर बन गया, आपको बनना आप जरूरी है, ठीक। अब बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं अपन। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखना है बच्चों हमें? वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। तो यहां पर डायरेक्टली एनसीईआरटी ने क्या चालू कर दिया बच्चों? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों जब आप सांस लेते हो तो सांस किससे लेते हैं अपन? नाक से लेते हैं। कई बच्चे मुंह से भी लेते हैं, है ना, नाक का कम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुंह बंद रखना चाहिए सांस लेते वक्त, नाक से सांस लेनी चाहिए, ठीक है। नाक बंद हो कभी किसी कारण से तो अलग बात है। तो बच्चों जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो सबसे पहले एयर एंटर करती है हमारी नोज के थ्रू। हमारी नोज में देयर आर 2 होल्स, इन होल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। तो बच्चों इन नोस्ट्रिल्स की लोकेशन क्या है? अपर लिप के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गया हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। फिर इट लीड्स टू अ नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज, ठीक। तो इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू हवा अंदर जाएगी हमारी नाक के अंदर। नाक के अंदर जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं नेजल चेंबर। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इस हमारे नाक के अंदर के नेजल चेंबर में जो हवा पहुंच रही है जिस छोटे से पैसेज के थ्रू, पाथवे के थ्रू, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? नेजल पैसेज बोल देते हैं। फिर आगे देखते हैं, द नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे नेजल चेंबर से हवा और पीछे जाएगी और कहाँ जाती है बच्चों? फेरिंग्स में जाती है, जिसका एक भाग फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। कैसे करता है वो देखेंगे बच्चों अब हम। तो इसके लिए अगेन एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अपन।
ठीक है बच्चों, ये एक इंसान का चेहरा बनाया मैंने। हवा कहाँ से एंटर करेगी? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। ठीक, एयर के लिए अपन दूसरा कलर ले लेते हैं डिनोट करने के लिए। मान लो अपन ने रेड कलर ले लिया, तो ये जो एयर है बच्चों ये यहाँ से अंदर जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से किस में गई? नेजल चेंबर के अंदर गई। बच्चों हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को डिवाइड करते हुए एक स्ट्रक्चर होता है, सेपरेट करते हुए एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम कहते हैं पैलेट। ये पैलेट हो गया। ठीक, पैलेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। आगे वाला जो पोर्शन होता है, इधर का पोर्शन हार्ड पैलेट कहलाता है, पीछे वाला क्या कहलाता है बच्चों? सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। और इस पैलेट के पीछे की तरफ, सॉफ्ट पैलेट के जस्ट पीछे की तरफ बच्चों नीचे की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैंग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज यूवुला। यूवुला, या इसको हम वेलम पैलेटाई भी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब ये हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमारे नेजल चेंबर में आती है, तो बच्चों नेजल चेंबर के पीछे की तरफ भी दो होल्स होते हैं, जिनको हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स NARES बोल सकते हैं। वहां से होती हुई ये हवा कहाँ आएगी बच्चों? यहाँ आएगी। ठीक है, और यहां से ये कहाँ जाएगी बच्चों? नीचे की तरफ। फिर हमारे गले के अंदर क्या है बच्चों? सबसे वेंट्रली यानी कि आगे की तरफ, फ्रंट में यदि मैं बात करूं तो क्या प्रेजेंट है बच्चों? हमारा विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है बच्चों, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। ठीक है, फिर इसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है हमारा ईसोफेगस, और इसके पीछे क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? हमारी वर्टेब्रल कॉलम। हड्डियां प्रेजेंट है ना, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। अब ये जो हवा आ रही है बच्चों, ये हवा जानी किसके अंदर चाहिए? ये हवा हमारी जानी चाहिए विंड पाइप के अंदर। ठीक है, अब यहां से लेकर बच्चों ये जो विंड पाइप के अंदर जाएगी, तो ये एक ऐसा एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ठीक है, जो विंड पाइप है बच्चों, ये जो विंड पाइप यहां पर हम देख रहे हैं, इस विंड पाइप का जो इनिशियल पार्ट होता है बच्चों, ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। बच्चों इस लेरिंग्स की मदद से ही हम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स, जिनके वाइब्रेशन से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इस लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो फेरिंग्स है, इससे होती हुई ये एयर हमारे विंड पाइप में एंटर होती है, और जब हम खाना खाते हैं बच्चों, तो हमारा खाना हमारे माउथ से हमारी बकल कैविटी में आता है, और फिर अगेन इस फेरिंग से होता हुआ किस में जाता है बच्चों? हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के अंदर जाता है। तो बच्चों फेरिंग्स का ये वाला जो भाग है, ये भाग एक कॉमन पैसेज का काम कर रहा है। किसके लिए? एक तो हवा के लिए जो इससे होती हुई विंड पाइप में गई, और एक खाने के लिए जो इससे होता हुआ ईसोफेगस में गया। और इसीलिए हमने क्या बोला, एनसीईआरटी ने क्या बोला कि ये जो फेरिंग्स है, इसका कुछ भाग किसकी तरह बिहेव करता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब ये है कौन सा भाग, उसका नाम नहीं दिया एनसीईआरटी ने, वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो बच्चों फेरिंग्स का वो भाग जो नाक के पीछे की तरफ है, इतना भाग, ये तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चों नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है, फिर वो भाग जो बकल कैविटी के पीछे, हमारे माउथ के पीछे की तरफ है बच्चों, वो भाग कहलाता है, यहां पर लिख रहा हूं ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे क्योंकि ये। और बच्चों हमारे फेरिंग्स का छोटा सा भाग जो किसके ऊपर प्रेजेंट है बच्चों? हमारे लेरिंग्स यानी विंड पाइप के इनिशियल पार्ट के जस्ट ऊपर, इतना भाग जो है बच्चों, ये जो भाग है, इतना भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेरिंगोफेरिंग्स। आई बच्चों बात समझ में? तो ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स ऐसे दो पार्ट हैं विच एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक, यूवुला की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ते हो बच्चों। जब हम खाना खाते हैं तो यही खाना, ये जो ओपनिंग है फेरिंग्स की बिटवीन दी नेजो एंड ओरोफेरिंग्स, यहां से ऊपर जा सकता है बच्चों नेजल कैविटी में। ठीक है, और कई बार हम बोलते हुए खाते हैं तो ऐसा हो भी जाता है कि थोड़ा सा कुछ खाना नाक की तरफ चला जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इस खाने को ऊपर जाने से कौन रोकता है बच्चों? ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर,
इसको हमने क्या बोला था बच्चों, यूवुला। ये स्ट्रक्चर इसको रोक के रखता है। कैसे रोकता है बच्चों, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये जो यूवुला होता है, ये यूवुला क्या होता है बच्चों, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, और इसकी जो लोकेशन हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, उसकी लोकेशन हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये किसको ब्लॉक कर देता है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको बंद कर देगा। तो जब भी हम खाना खाते हैं ये यूवुला जो इस तरह से था बच्चों ऐसे हो जाएगा, अब खाना जो है वो नेजल कैविटी की तरफ नहीं जा पाएगा। तो यूवुला प्रिवेंट्स द बैकफ्लो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू नेजल कैविटी। अब यहीं पर एक और सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए यदि अभी तक नहीं आया है, तो वो क्या है बच्चों, यदि जब हम खाना खाते हैं तो बच्चों हमारी गर्दन में एक तो ईसोफेगस भी है और विंड पाइप भी है, दोनों की ओपनिंग प्रेजेंट है, तो खाना विंड पाइप में क्यों नहीं जाता। तो बच्चों इसका कारण क्या है, ये जो हमारा विंड पाइप है इसके जस्ट पास में, ठीक, दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको अपन, इस जगह पर इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एपीग्लोटिस। क्या होता है बच्चों, एपीग्लोटिस होता है। और जब भी हम खाना निगलते हैं, स्वेलो करते हैं बच्चों, तो उस वक्त ये एपीग्लोटिस हमारे विंड पाइप की जो ओपनिंग है दैट इज ग्लोटिस, उसको कवर कर लेता है, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है बच्चे, कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। ज्यादातर बच्चों को बच्चों इस चीज में कंफ्यूजन होता है और ज्यादातर बच्चे गलत याद रखते हैं। ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि मान लो ये हमारी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है दैट इज ग्लोटिस, ये एपीग्लोटिस है यहाँ पर, और बच्चे ये सोचते हैं कि भाई ये ढक्कन की तरह है, इस तरह से जब भी हम खाना खाएंगे निकलेंगे उस समय ऐसे बंद कर देगा, फिर खुल जाएगा, बंद कर देगा, खुल जाएगा। नहीं बच्चों, ये तो अपनी जगह पर रहता है। होता क्या है, जब भी हम खाने को निगलते हैं उस वक्त हमारा विंड पाइप ऊपर की तरफ मूव करता है और ये जो ओपनिंग है इस एपीग्लोटिस के पास आ जाती है, अपने आप बंद हो गया। जैसे ही खाना ईसोफेगस में जाएगा वापस से ही अपने पोजीशन में आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, हवा का एक्सचेंज होता रहेगा, हम सांस ले पाएंगे। तो हो भी क्या रहा है बच्चों, जब हम खाना निगलते हैं तो उस मोमेंट के लिए जस्ट एट द टाइम की जब हमने खाना निगला है, ये ऊपर आया, ये अपोज हो गया, इसके थ्रू बंद हो गया, अब हवा अंदर नहीं जा सकती ना बाहर निकल सकती। तो जिस समय हम खाना स्वेलो करते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हमारी ब्रीदिंग रुक जाती है, ओनली फॉर दैट मोमेंट। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो क्या बनता है कि डू ब्रीदिंग स्टॉप्स एट द टाइम ऑफ ईटिंग, आंसर क्या होगा, नो। खाने का मतलब तो क्या होता है, मैं खाना चबा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो ईटिंग, तो उस वक्त हमारी सांस नहीं रुकती है बच्चों। लेकिन डू ब्रीदिंग स्टॉप्स एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, स्वेलोइंग को बच्चों हम डीग्लूटिशन भी कहते हैं। तो यस, जब हम निगलेंगे सिर्फ उस मोमेंट के लिए रुकेगी, खाते वक्त नहीं रुकती है बच्चों। और जिनको डाउट हो रहा हो कि सर ये जो भी आपने बताया है कि भाई ये तो ऐसे ऐसे ही बंद होता है, ऐसे नहीं होता जैसा आपने बताया, तो बच्चों कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होना, अपने ही थूक को गटकना, स्वेलो करना, और जब आप स्वेलो करोगे तो बच्चों बॉयज में बहुत इजीली दिखता है, एक प्रोट्रूजन होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। ये जो एडम्स एप्पल है बच्चों, जो यहाँ पर आप देखते हो प्रोट्रूजन बाहर निकला हुआ है, ये कार्टिलेज है, किसके ऊपर प्रेजेंट है बच्चों, हमारे लेरिंग्स वाले पार्ट के ऊपर, एक तरह से लेरिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो मैं अपना सलाइवा अंदर स्वेलो करूंगा तो बच्चों आपको देखना है कि एडम्स एप्पल का जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे जब मैंने अपने सलाइवा को स्वेलो करा तो एडम्स एप्पल ऊपर जाकर नीचे आया है। इसका मतलब क्या है, जब हम स्वेलो करते हैं किसी भी फूड आइटम को तो हमारा लेरिंग्स ऊपर जाकर नीचे आता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब ऊपर जाएगा तो किसके पास आ जाएगा, एपिग्लोटिस के, और ग्लोटिस बंद हो जाएगा, खाना ईसोफेगस में ही जा पाएगा और कहीं नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि वहां पर यूवुला ने बंद कर दिया, यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि एपिग्लोटिस ने बंद कर दिया, एक ही ओपनिंग बच रही दैट इज ईसोफेगस, तो खाना ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाता है। बच्चों आ गया कंसेप्ट समझ में। तो हम देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां पर बात हुई थी फेरिंग्स की, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है, अच्छे से समझ लिया। साथ ही साथ हमने यूवुला की बात कर ली, साथ ही साथ हमने ग्लोटिस, साउंड बॉक्स, लेरिंग्स, एपिग्लोटिस, इसकी भी बात कर ली जो अभी आगे आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, अभी देखेंगे बच्चों इसके बारे में भी। लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, लेरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ट्रेकिया इज नथिंग बट विंड पाइप मान लो, तो फेरिंग्स से फिर हवा किस में जा रही है बच्चों, विंड पाइप में।
इसको जो मेजर पोर्शन है ट्रेकिया बोलेंगे, लेकिन ट्रेकिया के ऊपर इनिशियल पार्ट जो होता है बच्चों हमारे विंड पाइप का, उसको हम कहते हैं लेरिंग्स। तो जो विंड पाइप है उसका इनिशियल पार्ट इज लेरिंग्स। ये जो लेरिंग्स है किसका बना हुआ है बच्चों? कार्टिलेज का बना होता है। तो इसको मार्क कर लेते हैं आप अपन। लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज का बना हुआ है। किस में मदद करता है बच्चों? साउंड प्रोडक्शन में, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर लेरिंग्स के बाद बच्चों क्या आता है? लेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, ठीक। तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने? फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। तो फेरिंग्स से पहले हवा लेरिंग्स में आएगी और लेरिंग्स से फिर किस में जाएगी बच्चों? ट्रेकिया के अंदर जाती है। फिर जो मैंने अभी आपको बोला था बच्चों, पहले तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लोटिस। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो यहां पर मार्क कर लो। ड्यूरिंग स्वेलोइंग किसकी सिग्निफिकेंस होती है बच्चों? एपीग्लोटिस की। क्या सिग्निफिकेंस होती है? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। इससे फूड लेरिंग्स के अंदर नहीं जा पाता है बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करेंगे बच्चों लेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट इज व्हाट? ट्रेकिया। क्या होती है बच्चों ट्रेकिया? ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम एनसीईआरटी के डायग्राम की ही मदद लेंगे। इसको देख लेते हैं, ठीक। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? देखो शुरुआत में ये पूरा हमारा विंड पाइप है। इस विंड पाइप का जो ये इनिशियल पोर्शन है बच्चों, इस विंड पाइप का ये जो इनिशियल पोर्शन है बच्चों, ये इनिशियल पोर्शन क्या कहलाता है? दिस इनिशियल पोर्शन इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। ये हमारा साउंड बॉक्स है। किसका बना हुआ है बच्चों? कार्टिलेजेस का बना हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे अपन, क्या क्या पूछा जा सकता है बियॉन्ड एनसीईआरटी। अब इस लेरिंग्स को कौन कवर करता है एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग? इसकी ओपनिंग को, ग्लोटिस को, एपीग्लोटिस, जो अगेन एक कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहां से पूछा जाता है कौन सी कार्टिलेज से बनी होती है एपीग्लोटिस? तो याद रख लो बच्चों, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है। फिर लेरिंग्स के थ्रू हवा किस में जाएगी बच्चों? नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट? ट्रेकिया। कैसा है बच्चों? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक राइट ट्यूब में, एक लेफ्ट ट्यूब में, जिनको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर, ब्रोंकाई प्लूरल, दो हैं, तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये जो बच्चों डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन किस लेवल पे हो रहा है? तो बच्चों यदि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो फ्रंट में क्या है? ये ट्रेकिया, ये यहां डिवाइड हो रहा है। अब जहां पे ये डिवाइड हो रहा है, जस्ट इसके पैरेलल में यदि ये देखूं कि मेरी वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी वर्टिब्रा है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में अलग अलग वर्टिब्रा होती है बच्चों। जो गर्दन में होती है उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो 7 होती है। फिर जो हमारी अपर बेक वाले पोर्शन में होती है उनको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, जो 12 होती है। फिर लोअर बेक वाली में जो होती है उनको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रा, जो 5 होती है बच्चों। फिर ऐसे बच्चों हिप वाले रीजन में सेक्रल और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होती है। तो बच्चों जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है 12 अपर बेक वाले रीजन में। और जिस जगह पर ये ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है उसके जस्ट पीछे की तरफ हम देखेंगे पीछे जाकर, तो वहां पर कौन सी वर्टिब्रा होगी रीढ़ की हड्डी में? जो 12 थोरेसिक है उनमें से 5वीं वर्टिब्रा। तो बच्चों हम हमारी थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो बच्चों हमारा डायफ्राम है, इसके ऊपर की जो कैविटी जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। इसकी ऑर्गन्स की पोजीशन प्लस डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें सारे ऑर्गन्स हैं बच्चों, बहुत सारे लिवर है, स्प्लीन है, इन सब की जो पोजीशन होती है इसको किसके लेवल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं? हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा हैं बच्चों, जो हड्डियां हैं, उनके लेवल के बेसिस पे। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकिया किस लेवल पे डिवाइड होता है? तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा बच्चों उसको हम टी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ये डिवाइड होता है इनटू 2 मेजर ट्यूब, जिनको हम कहते हैं बच्चों राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। एक राइट प्राइमरी ब्रोंकस, मेजर ब्रोंकस, और दूसरा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस या मेजर ब्रोंकस। आगे बच्चों बात समझ में? यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अच्छे से समझते हुए
देखोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा बच्चों। फिर यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और आगे का समझा देता हूं बच्चों। ये जो ट्रेकिया है इसमें आप देख सकते हो कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स किसके बने हुए हैं बच्चों? अगेन कार्टिलेज के बने हुए हैं। कितनी रिंग्स देखने को मिलती है बच्चों? नियर अबाउट 16 to 20 रिंग्स देखने को मिलती है ट्रेकिया के अंदर। और ये रिंग्स जो है बच्चों, ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग्स नहीं है कि ट्यूब के थ्रू बिल्कुल चारों तरफ हो, ठीक है। इनकम्प्लीट रिंग्स होती है बच्चों। कैसे इनकम्प्लीट होती है? पीछे की तरफ से सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है बच्चों। तो आगे तो ये कवर कर रही है ट्रेकिया को, लेकिन पीछे की वॉल में इनकम्प्लीट है, पीछे से कुछ हिस्सा छोड़ रखा है बच्चों इन रिंग्स ने। ऐसा क्यों? बच्चों जो कार्टिलेज होती है वो रिलेटिवली टफ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और अभी हमने देखा था बच्चों कि जो ट्रेकिया है इसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है बच्चों? विंड पाइप के जस्ट पीछे हमारा ईसोफेगस प्रेजेंट है। अब यदि मान लो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग से कंप्लीट होती, पीछे भी प्रेजेंट होती, तो इसके जस्ट पीछे क्या था? ईसोफेगस। और ये उसके ऊपर प्रेस करके उसको डैमेज कर सकती थी और हमारा फूड पाइप डैमेज हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान ने इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ें बनाई कि हर चीज़ का इंतजाम रखा है। तो उन्होंने पहले से ही इन रिंग्स को इनकम्प्लीट बनाया ताकि पीछे ईसोफेगस को डैमेज नहीं करें। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ से इनकम्प्लीट होती है, आगे से या पीछे से? पीछे की तरफ डॉर्सली दे आर इनकम्प्लीट। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से 16 से 20 होती है, हाईलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। कार्टिलेज के टाइप्स बच्चों आप पढ़ते हो एनिमल टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई कि क्यों ये रिंग्स इनकम्प्लीट होती है और कितनी होती है बच्चों, ठीक है। फिर ये इनकम्प्लीट रिंग्स आपको आगे भी मिलेगी बच्चों, किसमें? ब्रोंकाई के अंदर भी मिलेगी। प्राइमरी ब्रोंकस की बात हो गई। जो बच्चों राइट प्राइमरी ब्रोंकस है यानी कि राइट मेजर ब्रोंकस है, वो किसके अंदर हवा लेकर जाता है? वो हवा लेकर अंदर जाता है बच्चों राइट लंग के अंदर। और जो लेफ्ट वाला है वो किसके अंदर हवा लेकर जाएगा बच्चों? वो लेकर जाएगा लेफ्ट लंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इधर तो राइट लंग के अंदर हवा जा रही है, इधर लेफ्ट लंग के अंदर हवा जा रही है। कितने लंग्स होते हैं हमारे? 2 लंग्स हो गए। किसमें प्रेजेंट है बच्चों? डायफ्राम के ऊपर की कैविटी में, दैट इज थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी की क्या बाउंड्रीज होती है अभी आगे आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों ये जो हमारे लंग्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं बच्चों लोब्स के अंदर। किसमें डिवाइडेड होते हैं बच्चों? लोब्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। जो हमारा राइट वाला लंग है ये किसमें डिवाइडेड है बच्चों? 3 लोब्स के अंदर। और जो लेफ्ट वाला होता है बच्चों ये कितने लोब्स में डिवाइडेड होता है? ये होता है 2 लोब्स के अंदर डिवाइडेड। अब ये जो राइट ब्रोंकस आया बच्चों, इसकी एक ब्रांच एक लोब में जाएगी, दूसरी दूसरे में जाएगी, तीसरी तीसरे में जाएगी। इसका मतलब जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो फर्दर 3 ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये था प्राइमरी ब्रोंकस, अब 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसी तरह से बच्चों क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 ही लोब्स हैं तो ये सिर्फ 2 ही ब्रांचेस में डिवाइड होएगा मेजर, जिनको हम अगेन क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राइट लंग में कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई? तो 3। जितने लोब्स बच्चों? इसमें कितने? 2। और क्योंकि सेकेंडरी ब्रोंकाई हर एक लोब के अंदर हवा लेकर जा रहे हैं तो इनको हम लोबर LOBAR लोबर ब्रोंकाई भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। फिर फर्दर ये स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होंगे जिनको हम कहेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। और टर्शियरी ब्रोंकाई किस बेसिस पे होते हैं बच्चों? हर लोब और छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। राइट लंग में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं बच्चों और लेफ्ट लंग के अंदर टोटल 9 सेगमेंट्स होते हैं। हर सेकेंडरी ब्रोंकाई से जो आगे ट्यूब्स निकलेगी जिनको हम टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं बच्चों, तो हर सेगमेंट के अंदर एक टर्शियरी ब्रोंकस जाता है, ठीक है। तो राइट लंग के अंदर क्योंकि 10 सेगमेंट्स हैं तो कितने टर्शियरी ब्रोंकाई? 10। लेफ्ट लंग के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं? 9। तो कितने टर्शियरी ब्रोंकाई बच्चों? 9 टर्शियरी ब्रोंकाई होंगे। तो इस तरह से ट्रेकिया से पहले प्राइमरी ब्रोंकाई 2, एक राइट में एक लेफ्ट में। फिर राइट लंग में 3 लोब्स हैं तो वो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं तो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। फिर लोब फर्दर और छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। राइट लंग में टोटल मिला के 10 सेगमेंट है तो जो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई थे वो कुल मिलाकर 10 और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे, 10 टर्शियरी ब्रोंकाई। लेफ्ट लंग में क्योंकि टोटल 9 सेगमेंट्स होते हैं तो जो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई थे वो कुल मिलाकर 9 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज 9 टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई आगे फर्दर छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होते रहते हैं। इनमें से शुरुआत की कुछ ब्रांचेस को हम बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, बाद वाली को बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और जो सबसे बाद में होती है उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और अल्टीमेटली बच्चों ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये हवा को लेकर जाते हैं स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई।
जिनके लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। आया समझ में बच्चों? तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, ये क्या हैं? एल्वियोलाई हैं, और अल्टीमेटली हवा इनमें पहुंच जाती है। ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर की जो कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी कहलाती है। इस थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स हैं, और बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों? दोनों लंग्स के हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है बच्चों। तो हमने प्राइमरी ब्रोंकाई तक की बात कर ली थी। फिर ईच ब्रोंकाई undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi। समझ लिया हमने सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। मार्क कर लेते हैं बच्चों। क्या क्या मार्क करना है अपने को? अपन ने ट्रेकिया मार्क नहीं करा, ट्रेकिया मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसी ट्यूब है? स्ट्रेट ट्यूब है, मार्क कर लेते हैं बच्चों। कहाँ डिवाइड हो रही है? मिड थोरेसिक कैविटी में। लेवल कौन सा है वहां पर? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। किस में डिवाइड हो रही है? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो रहे हैं? सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद फिर और छोटी छोटी ब्रांचेस बनती है, जिनमें अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं बच्चों? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। फिर आगे एक बार और देख लेते हैं बच्चों क्या कह रही है एनसीईआरटी। यहां तक देख लिया अपन ने। द ट्रेकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो बच्चों ट्रेकिया अपन ने बोला था इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उनसे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर मैंने बोला था टर्शियरी ब्रोंकाई भी फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होंगे। उनमें से शुरुआत वाली ब्रोंकाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई वर्ड हम टर्शियरी ब्रोंकाई तक यूज करेंगे, उसके बाद की जितनी ब्रांचेस हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उनमें भी शुरुआत के क्या कहलाएंगे? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और बाद वाले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो बच्चों इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक एनसीईआरटी बोल रही है कि क्या होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक, सो द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देन ईच टर्मिनल, अब आगे देखते हैं बच्चों। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इर्रेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, तो जो बाद वाली ब्रांचेस होती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनसे एक्चुअली एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करा है, और कुछ फर्दर लास्ट की ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उनसे क्या जुड़े हुए होते हैं बच्चों? उनसे जुड़े हुए होते हैं एल्वियोलाई। और शुरुआत में भी हमने बोला था कि जो लंग्स होते हैं दे आर वास्कुलराइज्ड। मैंने बोला था ये वर्ड बार बार आएगा, तो ये वास्कुलराइज्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर हैं। इनके आसपास ब्लड सप्लाई होती है, तभी तो इनमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर उस ब्लड में जाएगी, और उस ब्लड से CO2 डिफ्यूज होकर इनके अंदर आती है बच्चों। वॉल कैसी होती है इनकी? काफ़ी थिन होती है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, फिर द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज दी लंग्स। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहां से भी इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनता है कि हम लंग्स को कैसे डिफाइन करेंगे। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। तो तीनों को मिलाकर बच्चों, ठीक है, किस किस को मिला दिया अपन ने यहां पर? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई थे वहां से लेकर एल्वियोलाई तक के जितने स्ट्रक्चर्स हैं कलेक्टिवली दे फॉर्म लंग्स। कितने लंग्स होते हैं बच्चों? 2 लंग्स होते हैं, एक राइट में और लेफ्ट में। मैंने बता दिया है कि इसमें कितने लोब्स और सेगमेंट्स होते हैं। राइट लंग के अंदर 3 लोब्स 10 सेगमेंट्स, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स 9 सेगमेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई होता है बच्चों। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है बच्चों। यहाँ पर स्टार मार्क कर लो पहले तो स्टेटमेंट को। फिर we have 2 lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं इसको अब हम डायग्राम से समझ लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर देखो वापस, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ हूं तो ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक,
अब बच्चों ये जो लेफ्ट लंग, इसमें आप देखोगे आपको येलो कलर से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब इस येलो स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ बच्चों एक कवरिंग है और अंदर की तरफ एक कवरिंग है। तो ये दो कवरिंग्स हमारे लंग्स को कवर करके रखती है बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है बच्चों, वो हमारे रिब केज के कांटेक्ट में है। देखो मैंने बोला था थोरेसिक कैविटी किसकी बनी होती है, आगे आएगा। तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी ये चैम्बर है बच्चों, इसमें पीछे तो रीढ़ की हड्डी बीच में, आसपास क्या है, हमारी पसलियां, हमारी रिब्स, और आगे क्या है बच्चों, चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम, ठीक। अब एक लंग इधर है, एक लंग इधर है बच्चों। इस लंग के बाहर की जो कवरिंग्स है वो, उसमें जो बाहर वाली कवरिंग होगी वो किसके कांटेक्ट में होगी, बाहर की जो रिब्स है उनके जस्ट अंदर होगी, ठीक। तो ये जो बाहर वाली लेयर है बच्चों, इस बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। ये मेंशन नहीं कर रखा है, ये वर्ड याद कर लो, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन का एक टाइप क्या हो गया, पैराइटल, जो बाहर की तरफ है, जो रिब्स के कांटेक्ट में, और जो अंदर की तरफ है, जो लंग के आउटर सरफेस से जुड़ी हुई है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा। क्यों बोलते हैं विसरल, विसरा रेफर्स टू इंटरनल ऑर्गन, लंग हमारा एक इंटरनल ऑर्गन और उससे जो चिपकी हुई प्लूरल मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है बच्चों, दिस स्पेस जो येलो कलर से मार्क्ड है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। और इस फ्लूइड का काम क्या है बच्चों, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो बच्चों क्या हो रहा है, लंग्स में एक्सपेंशन हो रहा है, फिर वापस से वॉल्यूम कम होगा, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर वॉल्यूम कम होगा। और उस वक्त क्या होगा बच्चों, जब ये बार बार एक्सपेंड हो रहे हैं, उसके बाद फिर से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं इनके बीच में फ्रिक्शन होगा और ये फ्रिक्शन कम होना चाहिए। और इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जो चिकना होता है, स्लाइमी नेचर का होता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। प्लस यदि बाहर से हमारी चेस्ट वॉल के ऊपर कोई चोट लगे, ठीक है, कोई इंपैक्ट आता है, तो उस इंपैक्ट का जो डैमेज है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचे, उसको भी कम करने में कौन मदद करता है, ये फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। तो ये बच्चों बात हो गई किसकी, प्लूरल मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं जो यहीं पर इसी डायग्राम में हम समझ लेंगे बच्चों। एनसीईआरटी ने क्या बोला था बच्चों, जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं वहां तक कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर बाद में जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिनकी वॉल बहुत पतली होती है, उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर वो ओपन हो जाते हैं बेग लाइक स्ट्रक्चर्स में, दैट इज एल्वियोलाई, ठीक है। तो जहां तक कार्टिलेज प्रेजेंट होगी बच्चों ट्यूब्स यानी कि ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की वॉल में, तब तक इन वॉल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्यों, गैसियस एक्सचेंज होने के लिए जिस भी वॉल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत पतली होनी चाहिए, जबकि कार्टिलेज एक थिक एंड हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, राइट फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जहाँ से हवा अंदर जाती है, वहाँ से लेकर जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं बच्चों, वहाँ तक किसी तरह का कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता विद द ब्लड बिकॉज ऑफ थिक वॉल्स। उसके बाद का जो पार्ट है जिसमें मेनली हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात करेंगे, जो वर्ड एनसीईआरटी ने यूज नहीं करा, यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वर्ड यूज करा है, जो कि कायदे से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद चालू होती है बच्चों। लेकिन हम एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ये कार्टिलेजेस खत्म हो जाती है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की वॉल काफ़ी थिन होती है। और उसके बाद जो एल्वियोलाई हैं बच्चों वो तो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं ही। आप पढ़ते हो एनिमल टिश्यू में एल्वियोलाई की वॉल सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स की बनी होती है जिनके थ्रू ईजिली गैसेस डिफ्यूज हो सकती है। तो ये जो पार्ट होता है आफ्टर द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इसके थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चों। तो इनिशियल पार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स अप टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स क्या कहलाता है बच्चों, कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एयर का कंडक्शन हो रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनसाइड द लंग्स, इसलिए कंडक्शन जोन बोला है। उसके बाद वाले पार्ट को हम एक्सचेंज जोन कहते हैं क्योंकि वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब ये जो कंडक्शन जोन है बच्चों फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू दी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, कंडक्शन ऑफ एयर के साथ साथ 3 और फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या क्या बच्चों, एक तो ये बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को ट्रैप कर लेता है। कैसे, एक तो बच्चों सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस पार्ट में, प्लस
म्यूकस स्लाइमी सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है जो अपने साथ इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, चिपका लेता है, और फिर सीलिया इस तरह से मूवमेंट करते हैं, बाहर की तरफ हमेशा बीट करेंगे कि ये जो म्यूकस है जिसमें ये डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब ट्रैप हो गए हैं, इस म्यूकस को बाहर की तरफ निकाल दे ताकि ये डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स हमारे लंग्स के अंदर ना जाएं। तो एक फंक्शन तो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। दूसरा काम क्या करता है, यदि बाहर से आने वाली एयर काफ़ी ड्राई है तो वो हमारे एल्वेलाई को डैमेज कर सकती है, और क्योंकि इस कंडक्शन जोन के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है जिसके अंदर पानी होता है बच्चों, तो ये हवा को ह्यूमिडिफाई मॉइस्चराइज करने का काम करता है ताकि एल्वेलाई डैमेज नहीं हो। और तीसरा काम क्या है, जो बाहर से हवा आ रही है वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है, अगेन जो हमारे एल्वेलाई को डैमेज कर सकती है, उस हवा के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। जब तक हवा बाहर से हमारे एल्वेलाई तक पहुंचती है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो 4 काम हो गए बच्चों, कंडक्शन, टेम्परेचर नॉर्मलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इसको एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं बच्चों। तो ये तो प्लूरल मेम्ब्रेन्स की बात हो गई थी हमारी, फिर प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बाद आगे बात करते हैं बच्चों हम। The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हो गया कंडक्शन जोन, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था। वहां पर शुरुआत में एनसीईआरटी ने जो बोल रखा है कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है बच्चों, ऐसा नहीं है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपको कार्टिलेज मिलेगी वॉल में। तो वहां पर थोड़ी सी गलती थी, यहां पर एनसीईआरटी ने इस चीज को ठीक कर दिया है। ठीक, फिर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनके बाद एक्चुअली फिर से कुछ और ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे जिनको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जिनकी वॉल काफी थिन होती है, और फिर एल्वेलाई आते हैं बच्चों। तो वेयर इज द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ये जो डक्ट्स है क्या है अभी बता देता हूं आपको, पहले और देख लेते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, फिल्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि फंक्शंस ऑफ कंडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट के क्या फंक्शन होते हैं। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। और जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो किस लेवल पे हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज पार्ट में। एक्सचेंज पार्ट में एल्वेलाई भी आगे, और एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एक्सचेंज पार्ट में एल्वेलाई के साथ साथ क्या आते हैं बच्चों, देयर डक्ट्स। तो ये और समझ लो, तो ये डक्ट्स हैं क्या एक्चुअली वास्तव में बच्चों। तो इनको समझने के लिए अपन छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, यहां पर अपने पास जगह है। तो बच्चों मान लो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहां तक तो कार्टिलेज होगी, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ये मान लो ये 2 ब्रांचेस, ये क्या है अब एक्चुअली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इनकी वॉल इतनी थिन होती है कि इनके थ्रू अब एक्सचेंज हो सकता है। तो यहां से क्या चालू हो गया बच्चों, रेस्पिरेटरी जोन, यानी कि एक्सचेंज जोन चालू हो गया। फिर बच्चों ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ये अब आगे और छोटी डक्ट्स में डिवाइड होगा, अलग कलर ले लेते हैं वापस से। और ये जो डक्ट्स है क्या कहलाती है बच्चों, एल्वियोलर डक्ट्स, जिनकी बात कर रही है एनसीईआरटी, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स। इनके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। फिर बच्चों ये जो एल्वेलर डक्ट्स होती हैं इनके पास बहुत सारे आगे किस में खुलती हैं, बहुत सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में खुलती हैं, विच आर कॉल्ड एज एल्वेलाई, जिनका ग्रुप जुड़ा हुआ होता है इनके साथ इस तरह से। तो बच्चों ये जो पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर है एल्वेलाई का, ये तो कहलाता है एल्वियोलर सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग। और इनके अंदर ये जो छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर अल्टीमेटली कॉल्ड एज एल्वियोलाई। तो जो एक्सचेंज जोन है वो कहां से कहां तक हो गया बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आया यहां तक समझ में? तो बच्चों आज यहां तक हमने एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ लिया है, समझ लिया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन इस पार्ट से बन सकते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय।